मेरा नाम सीमा है और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। आज मैं आपके लिए एक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूं जो सत्य घटना पर आधारित है, जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसे बेबस परिवार की कहानी है जो 7 समंदर पार बैठे अपने बेटे की मदद नहीं कर सकते। यह बात है मेरठ के छोटी गांव की। जब हम सारे मीडिया कर्मियों को यह खबर मिली कि हिंदुस्तान का रहने वाला 20 साल का नौजवान फैज अहमद, जो सन 2018 में सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने के लिए गया हुआ था, उसे अब वहां फांसी की सज़ा सुनाई गई है। पूरे गांव में हड़क तो उस समय मचा जिस समय पुलिस वहां आई। पुलिस वाले फैज का घर तलाश करते फिर रहे थे। फैज के पिता का नाम फारूक अहमद था, जो मेरठ के छोटी गांव में रहते थे। यह बात उस वक्त की है जब सऊदी अरब में अरब के मंत्रालय में एक लेटर लिखा जा रहा था। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आप हमारी वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। चलिए कहानी को फिर से शुरू करते हैं। जैसे ही वह लेटर लिखने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस पर संबंधित अधिकारी के सिग्नेचर हो जाते हैं और सिग्नेचर हो जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि देर ना हो जाए। और जैसे ही वह लेटर भारत पहुंचता है और अधिकारियों के हाथ में आता है तो अधिकारियों का कहना होता है कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वह लेटर भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है और फिर दिल्ली के वह लेटर कभी किसी मंत्रालय जाता है तो कभी इस तरह यह लेटर घूम कर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वह लेटर पहुंचता है तो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो लेटर एसएसपी के पास पहुंच जाता है और एसएसपी साहब का भी यही कहना था कि यह लेटर रुकना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको इसकी जगह पर पहुंचा दो। वहीं के संबंधित पुलिस स्टेशन मुंडाली और वहीं के थाना अध्यक्ष प्रियंका सिंघा जी के पास वह लेटर पहुंच जाता है। सिंगला जी सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती है तो आते ही वह अपने काम में लग जाती है। प्रियंका सिंगल की ड्यूटी करते समय अलग अलग पेपर्स पर सिग्नेचर कर रही थी। तभी उनके सामने एक छोटा सा कागज़ रखा हुआ होता है। उस छोटे से कागज़ पर जब प्रियंका सिंगल की नज़र पड़ती जाती है तब वह उस पेपर को बड़े गौर से देखती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना की गंभीरता को देखते हुए प्रियंका जी ने अपने थाने के एसएचओ होती है, वह अपनी टीम को लेकर फौरन ही गांव की तरफ रवाना होती है, क्योंकि रचो होता है गांव उन्हीं के ही थाना क्षेत्र में लगता है। फिर वह अपनी टीम के साथ वहां जाकर पूछताछ करती है। उस गांव की लगभग आबादी थी। आबादी में उन्हें फैज अहमद के परिवार का पता लगाना था, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा गाँव था। वह वहां जाकर घर घर पूछताछ कर रही थी कि यहाँ पर कोई फारूक अहमद नाम का आदमी रहता है, जिसके बेटे का नाम फैज अहमद है। जैसे ही पुलिस वहां पर पूछताछ करती है तो वहां के लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग डरने लगते हैं। आखिर क्या बात, यहाँ पूछताछ करने के लिए पुलिस क्यों आई है और किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछताछ क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस को देखकर डर भी जाते हैं, इसलिए सारे ही लोग पुलिस के सामने खामोश खड़े थे। लेकिन पुलिस वालों को भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो लोग पूछते पूछते फारूक अहमद के घर तक पहुंच गए थे। जब फारूक अहमद के घर का दरवाज़ा बजता है तो उनके घर का दरवाज़ा खोलने के लिए उनकी बेटी आती है। पुलिस देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है। वह फौरन ही घर के अंदर गई और अपने पिता को बुलाकर लाई। एसएचओ प्रियंका ने उसको अपनी पहचान बताई और कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। क्या आपके बेटे का नाम फैज अहमद है? वह घबराते हुए कहते हैं कि जी हाँ, हमारे बेटे का नाम यही है। प्रियंका जी ने फारूक अहमद को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और वो फ़िलहाल जिहाद सेंट्रल जेल में सऊदी अरब के अंदर हैं। आपको अगर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है तो आप अपने बेटे की मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप दया याचिका दर्ज करना चाहते हैं, अपने बेटे की सज़ा को कम कराना चाहते हैं या फिर माफ़ करवाना चाहते हैं तो आप दया याचिका डाल सकते हैं। आपको ऐसा करने मौका दिया गया है। अगर वहाँ की सरकार को ठीक लगेगा तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए, और अगर उन लोगों को ठीक नहीं लगा तो आपके बेटे की मौत पक्की है। जैसे ही यह खबर उनको दी जाती है, यह सूचना मिलने के बाद फैज के पिता की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसके बाद उनके पूरे परिवार पर रोना धोना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उनके परिवार के सारे सदस्य और आसपास के लोगों को यह खबर मिल जाती है कि फैज को सज़ा होने जा रही है। और फिर उसी के बाद खबर मिलती है हम मीडिया कर्मियों को, जो एक एक करके गाँव के वालों से फैज के परिवार वालों सारी जानकारी लेने के लिए चले गए थे।
पुलिस को उन लोगों को यह सूचना देने के बाद पता चल गई। अब बाकी काम उसके परिवार वालों को करना था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फैज आखिरी सर्द अरब कैसे पहुंचा, उसके साथ वहां क्या हुआ और उसके साथ अब वहां आगे क्या होगा। खबर मिलने के बाद हम मीडिया कर्मी भी फैज के माता पिता से इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। हालांकि वह लोग हमें इंटरव्यू देने के काबिल तो नहीं थे, मगर फिर भी उन लोगों से जितना हो सका उन्होंने हमें बताया। हमारे सामने ही फैज के पिता फारूक अहमद, फैज का छोटा भाई रेहान अहमद और फैजल अहमद भी इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। हालांकि उन लोगों की हालत बहुत गंभीर थी, रो रो कर उन लोगों का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन जितना हो सका उन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में बताया। फैज के पिता फारूक अहमद ने हमें अपने शब्दों में अपने बेटे के बारे में कुछ इस तरह से बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामूली से गांव में रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कारोबार नहीं है, यहाँ से ज़्यादातर लोग कारोबार के लिए दूसरे शहर में जाते रहते हैं। हमारे गांव की 10,000 आबादी में लगभग 600 से 650 लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में जाकर नौकरी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी उन्हीं में से एक है। हम लोग गरीब थे, शुरू से ही हमने गरीबी में गुजारा किया। मेरे 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा सऊदी अरब है, नौकरी करने के लिए गया है, तो वह हमें अपनी सैलरी भेजने लगा था। धीरे धीरे हमारे घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। वह सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी किया करता था। मेरे बड़े बेटे आरिफ के सऊदी अरब से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। शुरू से ही मेरे बच्चे ज़्यादा शिक्षा हासिल ना कर सके थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते। बेटी को पढ़ने का शौक़ था, इसलिए बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ी हो चुकी थी। एक बेटी की मैंने पड़ोस के ही लड़के से शादी करवा दी थी, जबकि दूसरी बेटी की उम्र अभी कम है। मेरा बेटा आरिफ अहमद भी 5वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था। फैज भी हमारे ही गाँव में एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ा और फिर उसके बाद उसने काफ़ी कोशिश की, वह भी पैसे कमाने लगे, मगर हमारे गांव में ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जिससे ज़्यादा पैसे मिल सकते या फिर हमारे घर का गुजारा अच्छे से चल पाता। फैज की उम्र 14 साल थी। फैज के बड़े भाई ने कहा था कि फैज बालिग हो जाएगा तो उसका भाई आरिफ उसे अपने साथ सऊदी अरब बुला लेगा और फिर दोनों भाई मिलकर जब पैसा कमाएंगे तो छोटे बहन भाइयों की भी शिक्षा अच्छी चलेगी। फिर 7 साल के बाद ऐसा ही हुआ। जब फैज की उम्र 20 साल हुई तो उसके माता पिता ने उसे भी उसके बड़े भाई आरिफ के साथ सऊदी अरब भेज दिया था और फिर दोनों भाई मिलकर वहां ड्राइवर की नौकरी करने लगे थे। फैज के पास सऊदी अरब जाने के बाद ज़्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन इतना सहारा उसके माता पिता को मिल गया था कि उन्होंने छोटे भाई बहन की शिक्षा चालू करवा दी थी। अभी हाल फिलहाल में तो फैज का भाई रेहान अहमद तो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था और उससे छोटा वाला बेटा शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसकी छोटी बहन भी शहर में एमए कर रही थी। 5 साल पहले जब फैज सऊदी अरब गया था तब उनके घरेलू हालत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब दोनों भाइयों ने मिलकर थोड़ी बहुत सैलरी यहाँ भेजनी शुरू की तो माता पिता को कुछ सहारा मिलने लगा था और बाकी के भाई भी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वह पैसे कमाकर अपने माता पिता के हाथ पर रखने लगे थे। जिनकी बस ऐसे ही चल रही थी कि बच्चे पैसा कमाया करते थे और घर का गुजारा हो जाया करता था। परिवार में कुछ सेविंग नहीं हो पा रही थी। फिर फारूक अहमद ने बताया कि फैज मेरे ऊपर दूसरे नंबर का बेटा है। फैज अहमद अपनी 20 साल की उम्र में 2018 में जब अपने बड़े भाई आरिफ के साथ सऊदी अरब चला गया था तब वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसका भाई छुट्टियों में यहाँ पर आया हुआ था और फिर उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को भी यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त करवा दिया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिए थे और फिर दोनों भाई सऊदी अरब चले गए थे अपने काम को अंजाम देने के, ताकि पैसा कमा सके और अपने घरेलू हालात बेहतर कर सके। फैज के पिता ने बताया कि मेरे बेटे को सिर्फ एक ही काम आता था, वह सिर्फ ड्राइवरी ही कर लेता था, जबकि मेरा बेटा आरिफ जेंट्स कपड़े सिलना भी जानता था। फैज किसी भी तरह का वाहन चला लेता था, क्योंकि उसके भाई ने पहले ही कहा हुआ था कि आने वाले समय में वह उसे भी अपने साथ ड्राइवर की नौकरी पर सऊदी अरब ले जाएगा। इसलिए उसने कहा ही हर तरह का वाहन चलाना सीख लिया था, जैसे कार, बाइक, इन सब चीज़ों को चलाने की वह पहले ही तैयारी करके यहाँ से गया हुआ था और सारे डॉक्यूमेंट भी उसके पास थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन तो फैज अपने भाई के साथ रहा, वहाँ घुमा फिर और फिर उसके भाई ने उसकी नौकरी एक कंपनी में लगवा दी थी। मेरा बेटा वहाँ पर ड्राइवरी की नौकरी करता था। शुरू में जब हमारी उसे फ़ोन पर बात होती थी तब वह हमसे कहता था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसे सैलरी मिलना शुरू हुई तो उसने हमसे शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से उसे ड्राइवरी ज़्यादा करवाई जाती है और उसकी सैलरी बहुत कम है। उसने हमें बताया कि अगर वह यहाँ की बजाय किसी दूसरी जगह स्विच करेगा तो उसे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है।
है। उसने यही बात अपने भाई आरिफ को भी बताई तो उसके भाई ने कहा कि मैं तो शुरू से ही यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तो सैलरी से ही मिल रही है, तुम अभी नए हो, धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। मगर फैज को लगा कि जब वह इतनी दूर आया है तो उसे पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए, इसलिए वह वहाँ पर हर दिन काम तो ज़रूर करता था, लेकिन उसे हमेशा कम सैलरी पर अफसोस होता था। उसका भाई तो लगभग 7-8 साल पुराना हो चुका था। उसने कहा था कि वह वहाँ पर फैज की सैलरी बढ़ाने की बात करेगा, लेकिन फैज को अफसोस हो रहा था और उसे इंतजार था कि उसकी सैलरी कब बढ़ेगी। मगर बढ़ते दिनों के साथ साथ उसकी भी सैलरी नहीं बढ़ रही। वो यही सोच रहा था कि जैसे हिसाब से मैं यहाँ पर आया हूँ उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे। वह यही सोचता रहता कि अपनी सैलरी से हम कुछ पैसे भेजें, क्या भेजें अपने लिए, कुछ पैसे बचाएं तो कितने बचाएं और कैसे बचाएं, वो खुद अगर खाए तो क्या खाए। यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे उसका 1 साल बीत गया। कुछ पता ही नहीं चला। वह हमसे भी अपनी सैलरी की बात करता तो हम उसे समझा दिया करते थे कि बेटा अभी तुम्हें वहाँ गए हुए समय कितना हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद उसने दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया था। उस कंपनी का नाम अल जाफ़र था और वहाँ पर भी ड्राइवर ही कर रहा था। लेकिन इस कंपनी में मेरे बेटे को सैलरी भी ज़्यादा मिल रही थी। उसकी लाइफ एकदम से बढ़िया चल रही थी। वह बहुत खुश रहने लगा था। वह इस बात से बेफिक्र था कि अगर वह इतनी दूर गया है तो वहाँ जाकर उसे कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है, जबकि उसका भाई भी अब उसकी ज़्यादा सैलरी पर खुश होने लगा था। आरिफ दूसरी कंपनी में था और फैज दूसरी कंपनी में था। दोनों भाई एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे से मुलाकात कभी कभी कर लिया करते थे, मगर दोनों के मालिक अलग थे और दोनों ही रहन सहन भी अलग रखते थे। और फिर 1 साल और इस तरह से गुजर गया था। फैज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, वह बहुत खुश था। उसे तो ऐसा लगता था जैसे उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारी जब भी उससे फ़ोन पर बात होती थी वह हमसे यही कहता कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। वैसे तो हमें फैज आरिफ से भी ज़्यादा पैसे भेजता था। हमारे घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। उसके बाद ही हमारे बाकी बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसमें हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने हमारे होश उड़ा दिए। हम लोग चौंक गए और उनकी बात सुनने लगे कि आखिर ऐसा भी क्या बात थी जिसको बताते हुए वह इतना परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि एक दिन फैज का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। कार का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा और खतरनाक था। मेरा बेटा जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के मालिक को जब यह बात पता चली तो मालिक ने मेरे बेटे की मदद नहीं की बल्कि उल्टा उस पर गुस्सा किया। मालिक को फैज का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा था, उसको भी तो चोट आई थी। मालिक का कहना था कि नुकसान तो सिर्फ मेरी गाड़ी का हुआ है। कंपनी के मालिक को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह किसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मालिक का कहना था कि मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, मुझे अपना नुकसान पूरा करना है, मुझे या तो गाड़ी के पैसे दो या फिर मुझे मेरी सही सलामत गाड़ी चाहिए जिसका तुमने काफ़ी हद तक नुकसान कर दिया है। मगर फैज उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं आपका नुकसान नहीं भर सकता। मालिक उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और फैज कुछ नहीं कर सकता था। वह मजबूर था, इसलिए मालिक ने फैज के नाम का मुकदमा दर्ज करवा दिया। गल्फ कंट्रीज में नॉर्मल कार की कीमत 20 या 30 लाख रुपए ज़्यादा होती है, लेकिन अगर किसी बड़े सेठ की गाड़ी चलाई जाती है तो उनकी कीमत 1 करोड़ या 2 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा की होती है। अब ऐसी हालत में फैज को, जो एक मजदूर था, एक मामूली सा कार ड्राइवर था, वह इतनी महंगी कार की कीमत कैसे अदा कर सकता था। मेरा बेटा बुरी तरह से डर गया था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने यह सब हमसे भी छुपाया था। वह जानता था कि उसका मालिक बहुत अमीर आदमी है, वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह डर कर वहाँ से भाग गया। वह भागकर उसकी सऊदी अरब में ही छुप गया था। बाहर जाकर भाग भी कहाँ जा सकता था, क्योंकि इतनी आसानी से उनका इतनी दूर से यहाँ आना भी पॉसिबल नहीं था। वह सऊदी अरब में ही जगह जगह छुपता फिरता रहा। उसके दिन रात खराब हो चुके थे। वह अपने भाई से मिलना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसका भाई जिस शहर में वह लोग थे वहाँ से कहीं दूर जगह चला गया है, इसलिए उसका अपने भाई से भी कांटेक्ट नहीं हो सकता था। वह जितने लोगों को सऊदी अरब में अब तक जान चुका था उनके पास छुप छुप रहा था ताकि उसे मालिक ना पकड़ सके। उसे मालिक तो पकड़ ना सका, मगर मालिक की भेजी हुई पुलिस ने उसे आखिरकार ढूंढ ही निकाला था और फिर उससे पूछताछ की, तुम हमसे भाग क्यों रहे हो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फैज के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने पुलिस वालों को बता दिया कि ड्राइवरी करते समय उसकी गाड़ी के साथ बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी जान भी बाल बाल बची थी और उनकी काफ़ी नुकसान हुआ था।
उसका मालिक अपकार उनके ऊपर की भरपाई मांग रहा है। मैं एक मजदूर इंसान हूँ, उनको इतने पैसे नहीं दे सकता। फैज ने पुलिस वालों को अपने घर की मजबूरियों के बारे में भी बताया था कि वह यहाँ अपने भाई के साथ क्यों नौकरी करने के लिए आया था। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गए थे। उनको फैज से हमदर्दी हुई और उन्होंने उससे कहा था कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने में ही उस पुलिस वाले ने फैज से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं ऑफ़र देता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, मेरी गाड़ी की ड्राइवरी करो, मेरे परिवार का लाना ले जाना, और महीने में सैलरी होगी वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। पुलिस वाले की मदद पाकर तो फैज को ऐसा लगा जैसे वह पुलिस वाला उसके लिए कोई फरिश्ता बन गया सामने आया। इस तरह उस पुलिस वाले ने इस केस को खामोशी से दबा दिया था और फैज अब उस पुलिस वाले के यहाँ नौकरी करने लगा था। फैज यहाँ आराम से काम कर रहा था, आना जाना उसका जैसा भी होता था, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। पुरानी वाली मुश्किलों से वह बच निकला था, तेरा गुजारा करते थे। जब फैज इतनी बड़ी परेशानी से निकल आया तो उसने हमें यह बात नहीं बताई और हम बेफिक्र रहे। एक दिन वह अपने नए मालिक की गाड़ी चला रहा था जब अचानक रास्ते में चलते समय पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी रोक ली। उस समय उसकी गाड़ी में कोई नहीं था क्योंकि वह पुलिस वाले के परिवार को उनके घर ड्रॉप करके आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे फैज किसी ने मुश्किल की है क्योंकि उसे किसी तरह से कोई रोका गया था। उसे रोकते ही फौरन उसकी गाड़ी के डिग्गी खोलकर पुलिस वाले चेक करने लगे। फैज घबरा गया कि आखिर यह हो क्या रहा है। वह गाड़ी से निकलकर बार बार उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि आप मेरी गाड़ी में क्या चेक कर रहे हो। उसने अपने मोबाइल से अपने मालिक को फ़ोन करके भी कोशिश की मगर उन लोगों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने फैज को और उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर दिया था। उसने वह से बचने की कोशिश की और लोगों ने मदद भी मांगी मगर वह बच नहीं सका। वह खुद नहीं समझ रहा था कि गाड़ी से नॉलेज बैग निकलने वाला देखकर फैज अहमद घबरा गया था क्योंकि वह इन बैग को नहीं जानता था। यह बैग उसकी गाड़ी में कहां से आए और कैसे आए। पुलिस ने जब वह बैग निकाले और उनमें से पहले वाले बैग को खोलकर देखा तो उसमें क्रिस्टल मैथ नाम का ड्रग पाया गया था। उस ड्रग का वजन लगभग 400 ग्राम था। उसके बाद पुलिस वालों ने दूसरा बैग खोला कर देखा तो उसमें भी ड्रग्स भी खाली मिली। नाम क्रिस, उसका वजन 35 ग्राम था। कुल मिलाकर 705 ग्राम ड्रग्स पाई गई थी। इसके बारे में फैज कुछ भी नहीं जानता था। यह सब देखकर वह बहुत घबरा गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह सारे नशीले पदार्थ देखकर पुलिस को बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने उसे दबोच लिया था। उसके साथ वह गलत व्यवहार करने लगे। पुलिस वाले फैज को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और वहां जाने के बाद उसने पूछताछ करने लगे। फैज का मोबाइल उससे छीन लिया गया था और उसके फ़ोन भी कॉल डिटेल निकलवाई जा रही थी। कॉल डिटेल से पुलिस वालों को पता लगा कि फैज का एक साथी भी है जो एक पाकिस्तान का रहने वाला था और उसका नाम है आबिद। पुलिस ने आबिद को पकड़ लिया और फैज को भी कस्टडी में डाल दिया। जब वह जेल में चले गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। फैज के पिता हमें यह सब कुछ बता रहे थे और उसका पूरा परिवार अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे रोए जा रहा था।